नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। वर्ष 2021 के लिए शरीर क्रिया विज्ञान, फिजियोलॉजी या चिकित्सा विज्ञान में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। कोयला मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 के लिए एजेंडा दस्तावेज को अंतिम रूप प्रदान किया। सेशेल्स में आयोजित होने वाले टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम का भारत के साथ साझेदारी में शुभारंभ किया गया। सरकार वन संरक्षण अधिनियम 1980 में बदलावों पर विचार कर रही है और वनीकरण में वृद्धि के लिए आकाश से बीजों का छिड़काव किया गया। और अब खबरें विस्तार से। वर्ष 2021 के लिए शरीर क्रिया विज्ञान यानी फिजियोलॉजी या चिकित्सा विज्ञान में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। अमेरिकी वैज्ञानिक डेविड जूलियस और आर्डिम पैटापुटियन को चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में इस साल के प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। इन दोनों को ये पुरस्कार ताप और स्पर्शग्राहियों की उनकी खोज के लिए दिया गया है। इन्होंने उस तंत्र की पहचान की है जिसके जरिए टच न्यूरॉन्स किसी विशेष स्पर्श को पहचानने और प्रतिक्रिया करने के लिए तंत्रिका तंत्र के साथ संचार स्थापित करते हैं। बेसिकली जो मानव का शरीर है उसमें सभी अणु ऊष्मा या यांत्रिक दबाव के प्रति संवेदनशील नहीं होते हैं। केवल कुछ अणु ही ऐसे होते हैं जिनका कार्य तंत्रिका तंत्र को संदेश भेजना होता है और सिग्नल्स मिलने के बाद में नर्वस सिस्टम प्रतिक्रिया करता है। इसे एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं। जैसे कि अगर हम किसी गर्म चीज के संपर्क में आते हैं तो हमारे जो ताप रिसेप्टर्स होते हैं और इससे दिमाग को ये संकेत मिलता है कि ये गर्म है और हम वहां से अपना हाथ हटा लेते हैं। तो एक तरीके से ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये हमारे सर्वाइवल के लिए भी बहुत जरूरी होते हैं। अब ये जो डेविड जूलियस हैं इन्होंने त्वचा के तंत्रिका अंत में एक संवेदक TRPV1 इसकी खोज की है। दरअसल TRPV1 के जरिए इन्होंने तापमान जनित ऊष्मा से होने वाली पीड़ा पर शोध किया है, जिसमें कि मुख्य शरीर का तापमान, सूजन संबंधी पीड़ा, न्यूरोपैथिक पीड़ा, आंत संबंधी पीड़ा और सुरक्षात्मक प्रतिवर्तन यानी रिफ्लेक्सेस पर भी काम किया है। वहीं आर्डिम पैटापुटियन ने संवेदकों यानी सेंसर्स के एक नए वर्ग पीजो 1 और पीजो 2 की खोज की है। ये टच प्रोप्रियोसेप्शन है। इसके तहत यांत्रिक पीड़ा, मूत्र त्याग, श्वसन, रक्तचाप और स्केलेटल रिमॉडलिंग के बारे में पता लगाया गया है। पीजो 1 और पीजो 2 की खोज के लिए दबाव संवेदनशील कोशिकाओं का उपयोग किया गया था। आपको बता दें कि पीजो 1 और पीजो 2 ये जो दोनों वर्ग हैं यानी TRPV1 और पीजो 1 एंड पीजो 2 का वर्ग, ये दोनों ही त्वचा और आंतरिक अंगों में यांत्रिक उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करते हैं। दोनों वैज्ञानिकों ने TRPM8 की भी पहचान की है। ये एक रिसेप्टर है जो कि कम तापमान में सक्रिय होता है। इन रिसेप्टर्स की पहचान से उनकी कार्यप्रणाली को विनियमित करने के लिए संभावना बनी है। जैसे कि अब कई रोगों और विकारों से उत्पन्न दीर्घावधि पीड़ा को कम करने के लिए पीड़ाग्राहियों को दबाया जा सकता है। अगली खबर कोल मंत्रालय से। कोल मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 के लिए एजेंडा दस्तावेज को अंतिम रूप प्रदान किया। ये पहली बार है कि आगामी वर्ष के लिए एक एजेंडा दस्तावेज को एक संकलन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। एजेंडा दस्तावेज मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों पर केंद्रित है। जैसे पहला क्षेत्र है कोयला क्षेत्र सुधारों में वर्ष 2021-22 के लिए कई परियोजनाएं, जैसे कि झरिया मास्टर प्लान, विनियामक सुधार अन्वेषण, कोयला क्षेत्र के सज्जीकरण, कोकिंग कोल रणनीति और विपणन सुधार शामिल है। दूसरा है कोयला क्षेत्र में परिवर्तन एवं निरंतरता। इसमें परिवर्तन से जुड़े सामाजिक पहलुओं, विमुक्त कोयला भूमि के मुद्रीकरण और खनन या ड्रोन और स्थिरता से संबंधित डेटा के मामले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से जुड़े पहलू शामिल। तीसरा क्षेत्र है संस्था निर्माण में कोयला नियंत्रक संगठन यानी CCO, कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन, कोल खदान भविष्य निधि संगठन तथा कोयला परीक्षण प्रयोगशालाओं के उन्नयन और कर्मचारियों की गुणवत्ता और उनके प्रशिक्षण से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। चौथा है भविष्य के एजेंडे में कोयले से रसायन। इसमें सिन गैस, हाइड्रोजन गैस, तरल ईंधन, रसायन और उर्वरक शामिल हैं। कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा अपने व्यवसाय में विविधता लाने का प्रयास करते हुए सनराइज इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉड्स आदि में संभावनाओं की खोज की जा रही है। कोयला मंत्रालय ने इस एजेंडे को एक निगरानी और समीक्षा ढांचे के साथ डिजाइन किया है। इसकी समय समय पर कोयला सचिव द्वारा समीक्षा की जाएगी। 36 बिलियन टन लिग्नाइट और 319.02 बिलियन टन के संचयी कोयला भंडार के साथ भारत 5वां सबसे बड़ा विशाल कोयला भंडार वाला देश और दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। अगली खबर पेपर 2 के द्विपक्षीय क्षेत्रीय करार से संबंधित है।
सेशेल्स में आयोजित होने वाले टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम का भारत के साथ साझेदारी में शुभारंभ किया गया। इसे आप पेपर 3 के अर्थव्यवस्था टॉपिक से भी जोड़ सकते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सर्वोत्तम लेखा परीक्षा पद्धतियों को साझा करने के माध्यम से सेशेल्स के कर लेखा परीक्षकों को तकनीकी जानकारी और कौशल हस्तांतरित करके उसके कर प्रशासन को मजबूत करने में सहायता करना है। कार्यक्रम का फोकस पर्यटन और वित्तीय सेवा क्षेत्रों में वस्तु या सेवा स्थानांतरण के संदर्भ में मूल्य निर्धारण संबंधी मामलों पर होगा। अब तक भारत इस्वातिनी, सियरा लियोन, युगांडा और भूटान में टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रकट कर चुका है। टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तथा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की एक संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य विकासशील देशों में कर प्रशासन के साथ कर लेखा परीक्षा ज्ञान एवं कौशल को साझा करना है। टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रमों में लेखा परीक्षा पूर्व जोखिम मूल्यांकन, जांच तकनीक, मूल्य निर्धारण के हस्तांतरण संबंधी मुद्दों से जुड़े लेखा परीक्षा मामले, परिहार रोधी नियम या क्षेत्र विशिष्ट मुद्दे जैसे कि प्राकृतिक संसाधन, ई कॉमर्स आदि शामिल हो सकते हैं। टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स में सीमा शुल्क मामलों से संबंधित सहायता को शामिल नहीं किया जाता है। साथ ही ये नीतिगत समर्थन और विधायी परिवर्तनों पर परामर्श भी प्रदान नहीं करता है। अब ये जो बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट है पीटी के लिहाज से, इसलिए इस तरह के जो संगठन है वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर संगठन के कार्यक्रम लचीले होते हैं और उन्हें देश की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सकता है। दरअसल इस संगठन के कार्यक्रम के लाभ ये होंगे कि ये व्यवसाय के लिए अधिक निश्चितता और निरंतरता तथा साथ ही अधिक पारदर्शी निवेश परिवेश सृजित करता है। विकसित और विकासशील देशों के कर प्रशासन निकायों के बीच कर मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा मिलता है। अगली खबर पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। सरकार वन संरक्षण अधिनियम 1980 में बदलाव पर विचार कर रही है। इस तरह के प्रस्तावित संशोधन मौजूदा वन कानूनों के अधिक व्यापक युक्तिकरण, विशेष रूप से संरक्षण और विकास के तुरंत एकीकरण का एक हिस्सा है। आपको बता दें कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को वनों को उच्चतर स्तर का संरक्षण प्रदान करने और वन भूमि के गैर वानिकी उद्देश्यों के लिए उपयोग को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वर्ष 1980 में अस्तित्व में आया था और इसमें वर्ष 1988 में संशोधन किया गया था। नए प्रावधानों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्रों के साथ अवसंरचना का विकास शामिल किया गया है, जबकि मौजूदा तंत्र में वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग के लिए स्वीकृति आवश्यक है। और प्रस्तावित संशोधन में ऐसा कहा गया है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा परियोजनाओं और सीमा अवसंरचना परियोजनाओं में शामिल एजेंसियों को केंद्र से पहले वन मंजूरी प्राप्त करने से छूट प्रदान की जाएगी। वहीं दूसरा प्रावधान है रेलवे, राजमार्ग आदि के मार्ग के अधिकार यानी राइट ऑफ वे पर अधिनियम की प्रयोज्यता। इसके तहत मौजूदा तंत्र ये कहता है कि एक भूमिधारक एजेंसी जिसमें कि रेलवे, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग आदि को अधिनियम के तहत अनुमोदन प्राप्त करने के साथ साथ इस तरह की भूमि के उपयोग के लिए निर्धारित प्रतिपूरक शुल्क जैसे कि शुद्ध वर्तमान मूल्य यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रतिपूरक वनारोपण आदि का भुगतान करना आवश्यक है। जबकि प्रस्तावित संशोधन में ऐसा कहा गया है कि वर्ष 1980 से पहले अधिग्रहित इस तरह की भूमियों को अधिनियम के दायरे से मुक्त किया जाएगा। तीसरा प्रावधान है अधिनियम के तहत अपराधों के लिए दंडात्मक प्रावधान। इसके लिए मौजूदा तंत्र ये कहता है कि एक निश्चित अवधि के लिए साधारण कारावास द्वारा दंडनीय, जिसे कि 15 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। जबकि प्रस्तावित संशोधन में कहा गया है कि एक खंड को जोड़ते हुए अपराधों को दंडनीय बनाना। इसमें एक निश्चित अवधि के लिए साधारण कारावास का उपबंध होगा, जिसे 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही इसे संज्ञेय और गैर जमानती भी घोषित किया जा सकता है। चौथा प्रावधान है वनों के गैर आरक्षण या गैर वन प्रयोजन के लिए वन भूमि के उपयोग पर प्रतिबंध। इसमें मौजूदा तंत्र ये कहता है कि चाय, कॉफी, मसाले, ताड़, रबड़, तेल वाले पौधों, बागवानी फसलों या औषधीय पौधों आदि की कृषि के लिए गैर वन उद्देश्यों के लिए सीमित संभावना है। जबकि प्रस्तावित संशोधन में ये कहा गया है कि गैर वानिकी गतिविधियों की परिभाषा से चिड़ियाघर, सफारी तथा वन प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे को हटाने का प्रस्ताव किया गया है। अगली खबर पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। वनीकरण में वृद्धि के लिए आकाश से बीजों का छिड़काव किया गया है। हाल ही में हैदराबाद स्थित एक स्टार्टअप कंपनी मरुत ड्रोन ने अपनी हरा भरा पहल के माध्यम से दोबारा वन रोपण की चुनौती से निपटने के लिए एरियल सीडिंग अभियान प्रारंभ किया है।
इससे पहले हरियाणा वन विभाग ने वर्ष 2020 में एरियल सीडिंग तकनीक का उपयोग किया था। ये प्रयोग फरीदाबाद के अरावली क्षेत्र में हरित आवरण में वृद्धि करने के लिए किया गया था। इसके अलावा वर्ष 2015 में आंध्र प्रदेश ने भी भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टरों का उपयोग करके एरियल सीडिंग कार्यक्रम आरंभ किया था। एरियल सीडिंग वृक्षारोपण की एक तकनीक है। इसमें हवाई साधनों जैसे कि विमान, हेलीकॉप्टर या ड्रोन का उपयोग करके पूर्व निर्धारित स्थान पर सीड बॉल्स की बौछार की जाती है। इन सीड बॉल्स में बीजों को मृदा, खाद, चारकोल और अन्य घटकों के साथ मिश्रित करके एक गेंद का रूप दिया जाता है। बंजर क्षेत्र में बिखेरने के बाद सीड बॉल्स के वर्षा होने पर घुलने और बीजों के अंकुरित रूप में परिवर्तित होने की अपेक्षा की जाती है। एरियल सीडिंग के बेसिकली कई लाभ हैं। ये दुर्गम क्षेत्रों में वृक्षारोपण को आसान बनाता है, साथ ही वनावरण को बढ़ाने में भी मदद मिलती है। बीज के अंकुरण और वृद्धि की प्रक्रिया ऐसी होती है कि बिखेरने के बाद इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है। ये मृदा में जुताई और गड्ढों की खुदाई करने की आवश्यकता को समाप्त कर देता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि चयनित प्रजातियां उच्चतर उत्तरजीविता प्रतिशत के लिए क्षेत्र की स्थानिक होनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई विदेशी प्रजाति को वहां पर लगा दिया जाए, जिससे कि वहां की जो स्थानिक प्रजाति है उस पर खतरा आ जाए। आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। सहायक ऋण के लिए ऋण गारंटी योजना CGSSD क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबऑर्डिनेट डेब्ट। संकटग्रस्त संपत्ति कोष सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के लिए सहायक ऋण के रूप में संदर्भित CGSSD योजना को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। इसे आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य ऑपरेशनल लेकिन दबावग्रस्त MSMEs के प्रमोटरों को ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं के माध्यम से ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना है। इसके तहत प्रमोटरों को उनकी हिस्सेदारी का 15% या 75 लाख रुपए जो भी कम हो उसके बराबर ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत इस सहायक ऋण के लिए 90% गारंटी कवरेज प्रदान की जाएगी और शेष 10% संबंधित प्रमोटरों द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की ड्रोन रिस्पांस एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट iDrone पहल, ये एक डिलीवरी मॉडल है। इसे भारत के दुर्गम क्षेत्रों में वैक्सीन वितरण की सुविधा प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है। iDrone मानव रहित विमान ड्रोन के परिचालन के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में वितरण संबंधी चुनौतियों का समाधान करने में सहायता करेगा। वर्तमान में मणिपुर और नागालैंड के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इस परियोजना के कार्यान्वयन की अनुमति प्रदान की गई है। हाल ही में iDrone के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्रों के दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में कोविड-19 वैक्सीन वितरण की सुविधा प्रदान करने के लिए भारत में निर्मित ड्रोन्स का उपयोग किया गया था। कोविड-19 के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का सॉलिडेरिटी क्लिनिकल ट्रायल, भारत द्वारा WHO के सॉलिडेरिटी ट्रायल के आगामी चरण यानी सॉलिडेरिटी प्लस को आरंभ किया जाएगा। इसका उद्देश्य अस्पतालों में भर्ती कोविड-19 रोगियों का उपचार करने में नई औषधियों की प्रभावशीलता का आकलन करना है। भारत उन 52 देशों में शामिल है जो WHO के सॉलिडेरिटी प्लस परीक्षण में भागीदारी कर रहे हैं। WHO द्वारा वर्ष 2020 में सॉलिडेरिटी परीक्षण को आरंभ किया गया था। भारत में इस परीक्षण के दौरान 2 औषधियों इमैटिनिब और इन्फ्लिक्सीमैब का अध्ययन किया जाएगा। इमैटिनिब का उपयोग कुछ विशेष प्रकार के कैंसर का उपचार करने के लिए किया जाता है, वहीं इन्फ्लिक्सीमैब का उपयोग प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित रोगों के उपचार के लिए किया जाता है, जिसमें क्रोहन रोग और संधिवात गठिया यानी रिमेटॉइड आर्थराइटिस भी शामिल है। DRDO डेयर टू ड्रीम 2.0 और युवा वैज्ञानिक पुरस्कार, रक्षा मंत्री ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के डेयर टू ड्रीम 2.0 तथा युवा वैज्ञानिक पुरस्कार वितरित किए। डेयर टू ड्रीम DRDO द्वारा संचालित एक अखिल भारतीय प्रतियोगिता है। ये भारतीय शिक्षाविदों, व्यक्तियों और स्टार्टअप्स को उभरती रक्षा और एरोस्पेस प्रौद्योगिकियों या प्रणालियों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसके अंतर्गत DRDO विजेताओं के विचारों को साकार करने के लिए प्रौद्योगिकी विकास कोष यानी TDF योजना के तहत तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। कुटियाट्टूर आम और एड्यूर मिर्च, हाल ही में केरल की एड्यूर मिर्च और कुटियाट्टूर आम को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार,
शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रत्येक वर्ष अलग अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय एवं उत्कृष्ट मूल अथवा अनुप्रयुक्त अनुसंधान के लिए प्रदान किया जाता है, जिसमें शामिल है जैव विज्ञान, रसायन विज्ञान, पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और गृह विज्ञान, इंजीनियरिंग विज्ञान, गणितीय विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और भौतिक विज्ञान। इसके लिए पात्रता ये है कि भारत का कोई भी नागरिक तथा भारत में कार्य करने वाले विदेशी भारतीय नागरिक इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके लिए आवेदक की आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के संस्थापक निदेशक थे। वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के प्रथम अध्यक्ष भी थे। उन्हें वर्ष 1954 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। मिलन नौसैन्य अभ्यास। वर्ष 2022 की शुरुआत में भारत अपने सबसे बड़े नौसैन्य अभ्यास यानी मिलन अभ्यास की मेजबानी करने के लिए तैयार है। इस अभ्यास में 46 देशों को आमंत्रित किया गया है। इस अभ्यास में शामिल होने के लिए हिंद महासागर के सभी तटवर्ती देशों और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को आमंत्रित किया गया है। मिलन अभ्यास को वर्ष 1995 में आरंभ किया गया था। इसे द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। ये इस क्षेत्र के सभी देशों की नौसेनाओं को एक साथ लाता है। इस अभ्यास को अब तक पोर्ट ब्लेयर में आयोजित किया जाता था, लेकिन अब इसे विशाखापत्तनम में स्थानांतरित किया जा रहा है, जो विशाल क्षेत्र और अवसंरचना संबंधी सुविधा प्रदान करता है। आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की। श्यामजी कृष्ण वर्मा। इनका जन्म 4 अक्टूबर 1857 को हुआ। श्यामजी कृष्ण वर्मा एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, वकील और पत्रकार थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा का कई संस्थाओं को स्थापित करने में योगदान रहा। उन्होंने वर्ष 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य ब्रिटिश भारत में स्वशासन संबंधी मांग को बढ़ावा देना था। इसके अलावा लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। इसका उपयोग छात्रों के निवास स्थान के रूप में किया गया था। उन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक एक मासिक पत्रिका का भी शुभारंभ किया था। ये भारत की स्वतंत्रता संबंधी मांग के प्रचार प्रसार पर केंद्रित थी। बाद में उन्होंने अपना आधार इंग्लैंड से पेरिस स्थानांतरित कर लिया। वहां से भी उन्होंने अपनी गतिविधियों को जारी रखा। द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होने के बाद वो जेनेवा चले गए और उन्होंने वहीं अपना शेष जीवन व्यतीत किया। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और मुंह साफ रखिए और टीकाकरण अवश्य करवाइए। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।